औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। आज मैं एनर्जी लॉ के हवाले से आज का मेरा लेक्चर है। लास्ट एनर्जी लॉ के लेक्चर में हमने नेप्रा एक्ट के कुछ सेक्शंस देखे थे। अगर आपको याद है तो उसमें हमने एक सेक्शन पढ़ा था जिसके तहत नेप्रा को पावर्स डेलीगेट की गई थी रेगुलेशंस या रूल्स बनाने के लिए। तो नेप्रा ने रूल्स बनाए हैं 2012 में फॉर फाइलिंग प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अपील्स। तो आज हमारा लेक्चर उसके मुतालिक है। अब आज के लेक्चर में हम रेगुलेशंस जो पढ़ेंगे वो बेयर रीडिंग से नहीं पढ़ेंगे, जस्ट उनका कॉन्सेप्ट जो है मुकम्मल वो इंशाल्लाह हम समझ जाएंगे, मेन जो कॉन्सेप्ट है, और इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अपील, स्क्रूटिनी ऑफ अपील, नोटिस ऑफ अपील टू ऑल कंसर्न्ड, उसके बाद फाइलिंग ऑफ रिप्लाई एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय रेस्पोंडेंट, फीस कितनी है, डेट ऑफ हियरिंग, एडजर्नमेंट, उसके बाद हियरिंग ऑफ अपील, फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट एंड ऑर्डर। मतलब कि अपील की फाइलिंग से लेके ऑर्डर जब तक आ जाता है अथॉरिटी का, ये सारा के सारा प्रोसीजर मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपील जिस भी ऑर्डर के खिलाफ अथॉरिटी जब मैं कहूँ तो आप समझ जाएं कि अथॉरिटी में नेप्रा को कह रहा हूँ। जिस भी ऑर्डर के खिलाफ अपील की जाएगी उसकी लिमिटेशन 30 डेज है। इसका मतलब यह है कि जब वो ऑर्डर अपेलेंट रिसीव करेगा उसके 30 डेज के अंदर उसने अपील फाइल करनी है। 30 डेज उसकी लिमिटेशन है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब फॉर सपोज किसी भी रीजन से वो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपील फाइल नहीं कर सकता, तो फिर वो एप्लीकेशन दे सकता है अथॉरिटी को, और अथॉरिटी उसकी अपील को इवन 30 डेज के बाद भी एंटरटेन कर सकते हैं ऑन सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग। जैसा कि फॉर सपोज कुछ महीने पहले लॉकडाउन था, कोरोना था, तो ये एक सफिशिएंट कॉज है लिमिटेशन के हवाले से। ठीक है। अब जो लिमिट अपील फाइल होगी वो मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल की जाएगी, वो बाय पोस्ट, कोरियर या बाय हैंड डिलीवरी फाइल की जाएगी। और जो मेमोरेंडम होगा वो उसके साथ एक वेरीफाइड एफिडेविट लगा जाएगा कि ये जो मेमोरेंडम में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है। अब जो अपील होगी या मेमोरेंडम होगी वो टाइप रिटन होगी, और वो वन साइडेड मीन्स के पेज के एक साइड में लिखी होगी, लीगल साइज के पेज में लिखी होगी, स्टिक्ड होगी और नंबर्ड होगी। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। ये सारी की सारी बातें मैंने रेगुलेशन से ही पॉइंट वाइज यहाँ पे निकाली हैं, क्योंकि आपको इस हिसाब से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें रेगुलेशंस में मौजूद है। अब 30 डेज का लिमिटेशन तो मैंने बता दिया, लेकिन अब मेमोरेंडम ऑफ अपील जो होगी या अपील जो होगी वो 4 सेट्स में जमा की जाएगी। ठीक है। एक सेट नहीं होगा बल्कि 4 सेट्स में। उसके बाद अगर हम आए मेमोरेंडम ऑफ अपील, मेमोरेंडम ऑफ अपील में क्या कुछ लिखा होगा, ग्राउंड्स लिखे होंगे एक अपील के हवाले से जो कि हेडिंग वाइज होंगे, और
नंबर्ड हो गए, नंबरिंग के हवाले से 1 2 3। ठीक है, अब ये मेमोरंडम है, मेमोरंडम में और डॉक्यूमेंट्स के भी होंगे, लेकिन और डॉक्यूमेंट्स के साथ जिस ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा है, इम्पंग्ड ऑर्डर की कॉपी भी मेमोरंडम में अटैच की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, अगर लीगल या रिप्रेजेंटेटिव लगाया गया है तो फिर उसका पावर ऑफ अटॉर्नी भी उसके साथ मेमोरंडम के साथ लगाया जाएगा, सपोर्ट की जाएगी, अटैच की जाएगी। अब जब ये मेमोरंडम ऑफ अपील फाइल की गई या अपील फाइल की गई है, तो उसके बाद अपील किसको फाइल की जाएगी? रजिस्ट्रार को। अब जो रजिस्ट्रार है वो उस अपील की स्क्रूटनी करेगा, उसको चेक करेगा। सबसे पहले तो रजिस्ट्रार जो है वो इंडोर्समेंट देगा कि मैंने इस दिन को, इस तारीख को मैंने ये अपील रिसीव की है। ठीक है, उसके बाद वो चेक करेगा कि अगर के अपील सही है, बिल्कुल टू बी इन ऑर्डर है, तो फिर वो उस अपील को रजिस्टर कर देगा और उसमें सीरियल नंबर दे देगा, सीरियल नंबर इशू कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, डिफेक्टिव है, डिफेक्ट है कोई अपील में, तो फिर वो, अगर फॉर सपोज डिफेक्ट फॉर्मल नेचर का है, तो फिर वो उसी वक्त जो अपेलेंट है वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रार। लेकिन अगर फॉर्मल नेचर का नहीं है तो फिर क्या करना होगा कि रजिस्ट्रार उसे कुछ टाइम देगा कि आप ये सही कर दें, और अगर वो उस टाइम लिमिट के अंडर सही कर देता है, रेक्टिफाई कर देता है, तो फिर वो अपील रजिस्टर की जाएगी और सीरियल नंबर इशू किया जाएगा। लेकिन अगर इफ द अपेलेंट फेल्स टू रेक्टिफाई, तो फिर क्या होना है? फिर जो है वो रजिस्ट्रार वो अपील को नेप्रा के सामने रख देगा कि नेप्रा उस पर डिसीजन दे, और नेप्रा दूसरा अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, या फिर उस अपील को रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि उसने मेयरर्स हैं, तो नेप्रा उसको दो चीजें कर सकता है। एक तो या तो उसे एक और अपॉर्चुनिटी दे दे, दे दे, एक और मौका दे दे, या फिर उसे रिजेक्ट कर दे, उसकी मर्जी है नेप्रा की। ठीक है, अब जब अपील फाइल हो गई और अपील इज कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट एंड आल्सो नॉट रिजेक्टेड, तो फिर नोटिस इशू किए जाएंगे। ठीक है, और नोटिस के साथ मेमोरंडम ऑफ अपील एंड पेपर प्रूफ जो है वो रेस्पोंडेंट को बाय हैंड डिलीवरी, रजिस्टर कोरियर वो सर्व की जाएंगी, वो उनको डिलीवर की जाएंगी, ताकि उनको भी पता चले कि अपील क्या है और अपील के ग्राउंड्स क्या है, जैसा कि वो फिर डिफेंस अपना तैयार करें। ठीक है, जब उनको वो अपील की मेमोरंडम दी जाएगी और दूसरे डॉक्यूमेंट सर्व किए जाएंगे, तो उसके बाद रेस्पोंडेंट 10 डेज के अंदर रिटन रिप्लाई फाइल करेगा। ठीक है, अब 10 डेज के अंदर रिटन रिप्लाई फाइल करेगा, और जो भी रिप्लाई एप्लीकेशन या रिटन रिप्रेजेंटेशन होगा वो वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो a copy of every application, reply, document or written material filed by respondent before the authority shall be forthwith served on the appellant by the respondent। जो भी अपील, रिप्लाई एप्लीकेशन, रिप्लाई डॉक्यूमेंट फाइल की जाएगी रेस्पोंडेंट की तरफ से, वो रेस्पोंडेंट अपीलेंट को भी डिलीवर करेगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस अपील की जो फीस है वो है 1000 रुपीज। ठीक है, और उसमें डेट ऑफ हियरिंग रजिस्ट्रार नोटिफाई करता है। जैसा कि मैं आपको पिछले पॉइंट समराइज करूं, तो अपील फाइल हुई, नोटिस इशू हुए, रेस्पोंडेंट ने रिटन रिप्लाई दे दिया, रिप्लाई फाइल कर दिया,
तो फिर अब क्या होना है, डेट ऑफ हियरिंग लगाई जाएगी कि और रजिस्ट्रार सब जो पार्टीज हैं उनको डेट, टाइम और वेन्यू ऑफ हियरिंग बता देगा कि इस डेट में, इस टाइम पे और इस जगह पे हियरिंग है, ठीक है, ताकि वो वहां पे अपीयर हो सके। अब एडजॉर्नमेंट को देखते हैं कि एडजॉर्नमेंट में देखें अपील फाइल हो गई, एक डेट फिक्स हो गई हियरिंग के लिए, और उस डेट में अगर अपेलेंट अपीयर नहीं होता, अपेलेंट फेल्स टू अपीयर, तो अथॉरिटी उसकी अपील को डिसमिस कर सकती है। अगर अथॉरिटी उस केस में इसकी अपील को डिसमिस करेगी तो फिर उसके बाद अगर अपेलेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन देता है तो फिर सफिशिएंट काज में अथॉरिटी जो है वो इसकी अपील को रिस्टोर कर सकती है, रिस्टोरेशन का ऑर्डर दे सकती है, लेकिन ऑन पेमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अपीलेंट को पे करना होगा, ठीक है। अब अपील फाइल हो गई, रिटन रिप्लाई आ गया, डेट ऑफ हियरिंग भी फिक्स हो गई, तो अब हियरिंग होगी अपील की, ठीक है। अब हियरिंग अथॉरिटी जो है अपील अपेलेंट को बाय पर्सनल हियरिंग भी दे सकता है, या फिर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को सुनेगा उसके, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी जो है वो रेस्पोंडेंट के को सुनेगा थ्रू पर्सनल हियरिंग और थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन जब अथॉरिटी जो है रेस्पोंडेंट को सुनेगा तो फिर उसको, जो अपेलेंट को एक मौका दिया जाएगा कि वो उस जो रेस्पोंडेंट की पॉइंट्स हैं उसको रिप्लाई करे, ठीक है। उसके बाद ऑल पार्टीज appearing before authority may be required to submit a summary of their arguments and written at the conclusion of hearing, ठीक है। तो एक summary of arguments वो दे देंगे written में at the conclusion of hearing। अब ये जो अपील है, अपील की डिसीजन अथॉरिटी को करनी है, और इसकी जो लिमिटेशन है कि अपील ज्यादा से ज्यादा 60 दिन के अंदर अंदर ये डिसाइड किया जाए, ठीक है। जितना जल्दी हो सके 60 दिन में डिसीजन दिया जाए। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोसीडिंग्स होंगी नेप्रा की, ये कोई पब्लिक प्रोसीडिंग्स नहीं है, ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं है। अगर कोई पार्टी नहीं है और वो पर्सन अरेस्ट जो है अटेंड करना चाहता है इस प्रोसीडिंग्स को, तो वो अटेंड कर सकता है, लेकिन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी। वैसे प्रायर अप्रूवल के बगैर वो अपीयर या अटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। अब अथॉरिटी ये ऑर्डर दे सकती है कि कोई भी फैक्ट वगैरह एफिडेविट के साथ प्रूव किया जाए, एफिडेविट जमा कराएं कि ये फैक्ट ऐसा है, ठीक है। और that the affidavit of any witness may be read at the hearing on such conditions as it may deem appropriate। अब हम आते हैं ऑर्डर की तरफ। हियरिंग भी हो गई, नेप्रा ने अपेलेंट को सुना, रेस्पोंडेंट को सुना, अब ऑर्डर दे रहा है। नेप्रा इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है, प्लस में इंजेक्शंस भी इशू कर सकता है। इंजेक्शंस मैं समझता हूँ आपको पता होंगे, अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। जो ऑर्डर नेप्रा पास करेगा वो ऑर्डर साइंड होगा, नेप्रा उसे साइन करेगा, डेटेड होगा, और वो ऑर्डर की कॉपी सारे पार्टीज को, जो भी पार्टीज हैं उनको विद इन 3 days प्रोवाइड की जाएगी, उनको कम्युनिकेट की जाएगी उस ऑर्डर के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।